नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। भारत के मंदिरों में चोरी का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अभी जांच चल ही रही थी कि उधर केरल के सबरीमाला मंदिर से भी सोने की चोरी हो गई। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं, समझते हैं पूरा मामला और ये भी समझेंगे कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अभी तक क्या कुछ हो रहा है। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा मंदिर में सोने की चोरी का मामला 1998-99 से शुरू होता है। उस समय विजय माल्या की यूनाइटेड ब्रेवरीज ने मंदिर को लगभग 30.3 किलो 24 कैरेट सोना दान किया था। इससे मंदिर का वो हिस्सा जहां मूर्ति स्थापित की जाती है, द्वारपाल की मूर्तियों, दरवाजों और अन्य हिस्सों पर सोने की परत चढ़ाई गई। अकेले दरवाजे पर उकेरी गई मूर्तियों पर करीब 1.5 किलो से ज्यादा सोना लगा है। ये ट्रेडिशनल तरीके से किया गया था। 2019 में पहली बड़ी गड़बड़ी हुई। तब पिनाराई विजयन की एलडीएफ सरकार सत्ता में थी। टीडीवी यानी त्रावणकोर देवस्थम बोर्ड के अधिकारियों ने गोल्ड प्लेटिंग रिन्यू के नाम पर द्वारपालों की लगी मूर्तियों की तांबे की प्लेट्स को चेन्नई के स्मार्ट क्रिएशंस भेजा। मुख्य आरोपी एक पूर्व अस्थायी कर्मी उन्नी कृष्णन पोट्टी ने स्पॉन्सर बनकर यह काम अपने खर्चे पर करने का ऑफर दिया। मूल वजन तकरीबन 42.8 किलो था, लेकिन वापसी पर वजन घटकर 38 किलो रह गया, यानी कि 4.5 किलो से ज्यादा सोना गायब। गवाहों की रिपोर्ट में इन्हें सिर्फ तांबे की प्लेट्स लिखा गया, सोने का जिक्र तक नहीं किया गया। उस समय बोर्ड अध्यक्ष ए पद्म कुमार थे। कोई जांच नहीं हुई और मामला दबा दिया गया। 2023 से 25 में फिर यही सिलसिला दोहराया गया। 2025 में दोबारा प्लेटिंग के बहाने मूर्तियां बाहर भेजी गई। सितंबर 2025 में सबरीमाला स्पेशल कमिश्नर ने हाई कोर्ट को रिपोर्ट दी कि बिना सूचना के गोल्ड प्लेटिंग हटाई गई है। कोर्ट ने इसे गंभीर माना, बिना किसी बाहरी शिकायत के सो मोटो किया और मामले को अपने रडार में लिया। फिर अक्टूबर 2025 में एसआईटी गठित की। एसआईटी ने वीएसएससी यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से वैज्ञानिक जांच कराई। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि 1998 की मूल सोने की परत हटाकर नई पतली इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है। कोर्ट ने इसे प्लान्ड हाइस्ट और प्लंडरिंग बताया। अब समझते हैं कि 29 जून यानी कल तक क्या कुछ हुआ। हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी की जांच तेजी से चल रही है। इन्हीं दिनों एसआईटी ने कोर्ट को एक डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपी। कोर्ट ने एसआईटी को 29 जून तक फाइनल रिपोर्ट की जानकारी देने को कहा था। एसआईटी ने पुष्टि की कि 2019 की चोरी को छिपाने के लिए 2025 का पूरा प्लान बनाया गया था। बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत समेत कई अधिकारियों के नाम सामने आए। जांच में पाया गया कि बोर्ड सदस्य चोरी से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने न सिर्फ चुप्पी साधी बल्कि साजिश में सहयोग भी किया। एसआईटी ने 7 प्रमुख लोगों को प्रोसिक्यूशन के लिए चिन्हित किया है। मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन से हाल ही में 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। स्मार्ट क्रिएशंस कंपनी के ट्रांजैक्शंस और दस्तावेजों की जांच जारी है। कोर्ट ने सख्ती से कहा कि लूटे गए सोने की पूरी वसूली होनी चाहिए। अभी तक 10 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, जिनमें टीबीडी के पूर्व अधिकारी जौहरी और पुजारी शामिल हैं। कुछ आरोपी जमानत पर हैं, लेकिन कोर्ट ने कई बार जमानत याचिकाएं खारिज की हैं। मामला राजनीतिक विवाद में भी घिरा, क्योंकि आरोपी सीपीएम से जुड़े नेता भी हैं। अब समझते हैं आज यानी 30 जून यानी अभी हालात क्या है। हाईकोर्ट ने एसआईटी को और तेजी से काम करने को कहा है। सभी दस्तावेज जुटाने और अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की। कोर्ट ने एंटी करप्शन लॉ के तहत भी कार्रवाई की संभावना तलाशने को कहा है। मामला सिर्फ द्वारपाल की मूर्तियों तक ही सीमित नहीं है। अन्य कलाकृतियों जैसे कि प्रभा मंडलम, दरवाजों और पिलर से भी सोने की कमी सामने आई है। एसआईटी अब पूरे नेटवर्क की परतें खोल रही है। कौन कौन राजनीतिक संरक्षण में शामिल था, सोना कहां बेचा गया, पैसे का लेन देन कैसे हुआ। कोर्ट ने बार बार कहा है कि भगवान अयप्पा की संपत्ति की लूट है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देवस्थम बोर्ड के काम करने के तरीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी स्थिति यह है कि जांच फाइनल स्टेज में है। फाइनल चार्जशीट जल्दी ही सबमिट होने की उम्मीद है। पूरा मामला आस्था और मंदिर प्रबंधन की ट्रांसपेरेंसी पर बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। अब आते हैं उस बात पर कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आगे क्या हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का मामला अब और गहरा हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दान पात्रों से
करोड़ों रुपए गायब होने के आरोप में एसआईटी की जांच और भी तेज हो गई है। 8 मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब जांच बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच गई है। अयोध्या पुलिस ने एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक समेत 6 बैंकों को नोटिस जारी कर ट्रस्ट के खातों, लॉकरों और ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स मांगी। 70 से 80 लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं, जिनमें ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा, गोपाल राव आदि शामिल हैं। आरोपी मोबाइल चैट डिलीट कर चुके हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य अधिकारियों से पूछताछ जारी है। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें कैश काउंटिंग स्टाफ की मिलीभगत सामने आई। कुछ महीने पहले एसबीआई ने ही संदिग्ध स्टाफ बदलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ट्रस्ट ने रोक दिया था। उधर सियासी गलियों में विपक्ष राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर बीजेपी पर बार बार तंज कस रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सबूत इकट्ठा किए हैं और उन्हें FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने रखने की तैयारी कर रहा है। इससे पाकिस्तान के वापस ग्रे लिस्ट में डाले जाने का खतरा है, जिसका असर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर भी पड़ सकता है। मामले को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले जानिए FATF और उसकी ग्रे लिस्ट क्या है। FATF एक पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखता है। ये ग्रे लिस्ट उन देशों की होती है जिन पर निगरानी रखी जाती है। इनमें पढ़ने से देश को IMF, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थाओं से आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ट्रांजैक्शन महंगे और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी प्रभावित होता है। भारत पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में क्यों डालना चाहता है? अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले में 26 मौतों के बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसमें पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी कैंप तबाह किए, जिनमें मुरिदके के लश्कर-ए-तैयबा और बहावलपुर के जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य ठिकाने थे। भारत का दावा है कि ये हमले पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी की मदद से संभव हुए। ऑपरेशन के बाद भारत ने सबूत इकट्ठा किए और FATF के सामने रखने की तैयारी की। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान ने FATF की शर्तें पूरी नहीं की। पहलगाम हमला बिना बड़े फंडिंग नेटवर्क के संभव नहीं था। FATF ने खुद पहलगाम हमले की निंदा की और कहा कि ऐसे हमलों के लिए संगठित फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी होता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी चलाई। भारत ने 7 संसदीय प्रतिनिधिमंडल को 30 से ज्यादा देशों में भेजा। पहलगाम अटैक को पाकिस्तान फंडेड होने पर सभी को एकमत किया। जून 2026 में भारत FATF की बैठक में सबूत पेश करने वाला है, जिसमें आतंकी कैंपों की तस्वीरें, फंड ट्रेल, पाकिस्तानी कमांडरों के आतंकियों के जनाजे में शामिल होने की वीडियोज आदि शामिल हैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों डाला जा सकता है? इसकी कहानी 2008 से शुरू होती है। FATF ने पाकिस्तान को पहली बार ग्रे लिस्ट में डाला क्योंकि वो आतंकवाद की फंडिंग रोकने में नाकाम साबित हो रहा था। फिर 2012 से 15 और 2018 से 2022 में दोबारा लिस्ट में आया। 2022 में पाकिस्तान ने कुछ सुधार दिखाकर लिस्ट से निकलने का दावा किया, लेकिन FATF ने APG के साथ लगातार निगरानी रखने की शर्तें रखी। असल में UN द्वारा घोषित आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे चेहरे पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। अदालतों ने उन्हें या तो बरी किया या तो सजा पूरी नहीं होनी। LAT और JEM के कैंप लगातार चल रहे हैं और उन्हें ISI का संरक्षण भी मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कुछ कैंप्स दोबारा बनते दिखे। पाकिस्तान FATF को लेकर घबराया हुआ है। उसने अमेरिका में तेज लॉबिंग शुरू की। FARA यानी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट फाइलों के मुताबिक शहबाज सरकार और लॉबिस्ट ने वॉशिंगटन में दर्जनों मीटिंग्स की ताकि FATF की व्हाइट लिस्ट बनी रहे। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट होने से भारत को क्या फायदा होगा? ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित होगी। पहले से कर्ज के बोझ, कम विदेशी मुद्रा भंडार और IMF पर निर्भर रहने वाला पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कर्ज, बैंकिंग चैनल और इन्वेस्टमेंट खो देगा। बिना बड़े युद्ध के पाकिस्तान की आतंकी मशीनरी का फंडिंग सोर्स सूख जाएगा। भारत की कूटनीति मजबूत है। FATF के उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल और दुनिया भर में भेजे गए संसदीय डेलीगेशंस ने पाकिस्तान के लिए रास्ते मुश्किल कर दिए हैं। पाकिस्तान बचाव में कह रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और चीन अमेरिका की मदद ले रहा है, लेकिन सबूतों के सामने उसकी दलीलें कमजोर पड़ रही हैं। भारत का यह कदम बदला नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रहे स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को जड़ से खत्म करने की रणनीति है। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में वापस आया तो क्षेत्रीय शांति को नई दिशा मिलेगी।
जून जुलाई 2026 की मीटिंग इस पूरे खेल का निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। आज के दी बजर बट्टू शो में बस इतना ही है। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सोमवार से शुक्रवार इसी तरह मिलते रहेंगे। शुक्रिया।